वाला इंग्लिश का, उसके लिए हम लोग ये क्लासेस दे रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो है वर्ब्स। क्या है दोस्तों? वर्ब्स। और वर्ब्स के बारे में हम लोगों ने कल पहली क्लास ली, और पहली क्लास में वर्ब की बेसिक जानकारियां ली। हमारे कुछ पॉइंट्स थे, उन बेसिक पॉइंट्स पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज जिस चर्चा को हम लोग करेंगे दोस्त, वो हमारी जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब का जो पोर्शन है उसमें हम पढ़ रहे थे कि भाई फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो दरअसल हमने जो पोर्शन चालू किया था, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, हमने जो पोर्शन शुरू किया था दोस्त, वो पोर्शन था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड था दोस्तों, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड था। ठीक है ना? यानी कि हम लोगों ने ये जाना कि फाइनाइट वर्ब कैसी होती है, कौन सी होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती है। जैसा कि मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये सब कुछ अब पता लग गया होगा कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस से प्रभावित होकर के बदल जाती है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो किसी भी तरह से प्रभावित होकर के नहीं बदलती है। तो देखिएगा, अगर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ये तीनों की तीनों जो वर्ब्स होती हैं, और बेयर इन्फिनिटिव, ये हमने पढ़े थे कि तीनों चारों जो वर्ब्स होती हैं, ये दोस्तों क्या होती है? ये होती है आपकी क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। जरा एक एक उदाहरणों को इनकी को दे करके फिर हम आगे चलते हैं आज के नए पोर्शन की तरफ, वही जो मेन वर्ब का हमें जो रिमेनिंग पोर्शंस बच रहे हैं उनकी तरफ। ठीक है दोस्तों? फिर अपन चालू करेंगे क्या अपने आगे की चीजों को। क्लियर है? देखिए, हाँ देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, हमारे वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब थर्ड, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, बेयर इन्फिनिटिव की, तो देखो एक एक दो दो एग्जांपल्स हम इनके देख सकते हैं। देखिएगा कि शी इज गेटिंग अप, शी इज गेटिंग अप अर्ली, अर्ली नाउ डेज, आजकल वो समय जल्दी जग रही है। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल आ गया। मैंने कहा दे आर गेटिंग अप, दे आर गेटिंग अप, तो मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। बोलो गेटिंग अप में कोई चेंजेस हुए? नहीं हुए ना। गेटिंग अप तो सेम है ना दोस्त। तो देखो गेटिंग अप ये भी है, गेटिंग अप ये भी है, तो दोनों में ये गेटिंग अप सेम है। अब मैं टेंस चेंज कर रहा हूं कि आई वॉज गेटिंग अप, आई वॉज गेटिंग अप, अभी भी गेटिंग अप ही है ना। तो बरफस्ट में आईएनजी जो है वो दोस्त क्या होती है? वो आपकी जो बरफस्ट में आईएनजी है ना, वो आपकी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। राइट? अब आपकी वर्ब थर्ड वाली एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा सुमन, सुमन हैज, सुमन हैज गिवन मी, ये सुमन हैज गिवन गिवन मी माय, ये गिवन मी द बुक, सुमन ने मुझे अपनी बुक वापस दे दी है। ठीक है ना? ये एग्जांपल आया। अब मैं इसमें सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं। मैंने कहा दे हैव, दे हैव, और देखो गिवन तो यों की तो ही रहेगा, गिवन मी द बुक। अब बताना जरा, अगर मैं इसमें टेंस चेंज कर देता हूं, मैंने कहा यू हैड गिवन मी द बुक, बताओ क्या मैंने टेंस चेंज किया तो कोई गिवन पर प्रभाव पड़ा? क्या मैंने जब सब्जेक्ट चेंज किया तो क्या गिवन पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं ना। तो गिवन तो क्या हुआ? अनअफेक्टेड हुआ, अप्रभावित हुआ। तो जब कोई सब्जेक्ट अप्रभावित, जो वर्ब अप्रभावित होती है सब्जेक्ट से और टेंस से, तो वो जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नॉन फाइनाइट है। टू इन्फिनिटिव की बात कर लो सर, टू इन्फिनिटिव की बात कर लो सर। ये लीजिए, मैं इन एग्जांपल्स को थोड़ा की ऊपर की तरफ ले जाता हूं। अब टू इन्फिनिटिव की बात करते हैं, टू इन्फिनिटिव की बात करते हैं। देखना दोस्त, टू इन्फिनिटिव कितने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि रश्मि, रश्मि इज टू, रश्मि इज टू रीच, रीच देयर, कि रश्मि को वहां पहुंचना है। मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मैंने कहा नेहाज फ्रेंड्स, नेहाज फ्रेंड्स आर टू रीच देयर। तो बताना इसमें कोई एरर है? मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं होगा, बाकी का आपके हिसाब और लगाओ आप, और मुझे बताओ कि क्या यहां पर टू इन्फिनिटिव में कोई दिक्कत आई है? नहीं ना। बोलो सब्जेक्ट बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन सब्जेक्ट के बदलने के बाद भी अपन का टू इन्फिनिटिव जो का त्यों है। बोलो राइट और रॉन्ग? टू इन्फिनिटिव हमारा जो का त्यों है, इसमें कोई चेंजेस हम लोगों ने नहीं किए हैं। इसके अलावा
बेयर इन्फिनेटिव की बात कर लो, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे मैंने कहा कि प्रदीप कैन लर्न, प्रदीप सीख सकता है, कैन लर्न इंग्लिश। बोलो, प्रदीप के हिसाब से भी मैंने लर्न लिखा है, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव आती है। मैंने कहा कि दे कैन लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो बताओ इस सेंटेंस में कोई लर्न में कोई दिक्कत है? सेम है ना, ये भी सेम, ये भी सेम। और एक मैं आपको पास्ट टेंस ले जाता हूं। देखो मैंने कहा कि शी कुड लर्न, शी कुड लर्न इंग्लिश। मैंने बार बार सब्जेक्ट बदला, लेकिन आप जरा नोटिस कीजिएगा कि क्या मेरे सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर क्या लर्न बेयर इन्फिनेटिव है जो बदला? नहीं ना। तो ये साबित हो गया हमारे इन तीन तीन या दो दो के पेयर में जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, इनसे साबित हो गया कि भाई आपकी ये तीन तरह की क्रियाएं हैं, तीन चार तरह की क्रियाएं हैं। इन चार तरह की क्रियाओं को अगर अपन बात करें तो नॉन फाइनाइट होती है, क्योंकि इन पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ टेंस का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को ये बात अच्छे से गले उतर गई होगी। तो अब बात करते हैं अपन लोग किसकी, हमारे अगले पोर्शन की। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट के वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, हेडिंग डलेगी आप लोगों की नोटबुक में बड़ी सुनहरी सी प्यारी सी, और वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बोले तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, मैं इनकी भी जानकारी दे रहा हूं आपको। और देखो एग्जाम में यूं की तो आ जाती है कि भाई सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है, एग्जाम में यूं की तो पूछ ली जाती है। तो उस जगह पर बेसिक नॉलेज का होना हमारे लिए बहुत जरूरी सा हो जाता है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी। दुनिया जानती है कि सकर्मक क्रियाएं वे होती है जिनके साथ कर्म अटैच्ड होता है, और अकर्मक क्रियाएं वे होती है जिनके साथ कर्म नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सकर्मक और अकर्मक दरअसल होती क्या है। देखिएगा, कोई भी वर्ब ली हम लोगों ने, कोई भी हम वर्ब ले लेते हैं, ये लीजिए हमने वर्ब लिया है, वर्ब ये लिख दी मैंने वर्ब। और वर्ब लेने के बाद ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक वर्ब ली है, और वर्ब लेने के बाद मैंने यहां पर आपसे पूछा है कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब जो जो देता है, वर्ब से अपन क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ब के बाद क्या क्या, जैसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उन क्वेश्चंस का जवाब जो देता जाएगा वो यूं समझ लो कि वो वर्ब जो जो चीज जवाब देती जाएगी वो वर्ब के वो पार्ट होंगे। वो कौन कौन से पार्ट होंगे? जैसे आपसे पूछूं मैं किसे किसको, किसे किसको, किसके लिए किससे, किसे किसको, किसके लिए किससे, किसके लिए किससे, किसके बारे में, किसके लिए किससे, किसके बारे में, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी अपन चलती रहती है ये चीजें, किसके बारे में। यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हुम का, किसका दोस्त? हुम का, ठीक है ना। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या, क्या का मतलब यहां मैं क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट का। थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा धैर्य से समझना है। 2 मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपको बढ़िया लगेगी जब क्लास आप पूरी ले लोगे। देखो क्लास पूरी का मतलब 2-3 मिनट 4 मिनट मुझे सुन लो आप। अगला है कैसे, कैसे को हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, कितनी बार, क्वेश्चन पूछते हैं हाउ ऑफन, कितना समय, कितना समय, क्वेश्चन पूछते हैं हाउ लॉन्ग। अगला है कब, क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन। कहां, क्वेश्चन पूछते हैं वेयर, ठीक है ना। क्यों, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई। तो ये जो शब्द होते हैं ये सारे है ना, कोई एडवर्ब होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो मतलब वर्ब के बाद ये चीजें प्लेस की जाती है। अगर कोई वर्ब से हम क्वेश्चन पूछें और वो वर्ब केवल इन दोनों प्रश्नों का मतलब इन दोनों प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हो, मतलब कोई भी वर्ब बोलते ही हम इन दोनों प्रश्नों को पूछ सकें, दोनों में से कोई भी एक का अगर जवाब वर्ब देने में समर्थ हो, तो समझ लो कि वो वर्ब हो गई दोस्त ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। बाकी का अगर इन दोनों सवालों को मैं वर्ब से पूछ ही ना पाऊं और पूछ लूं तो उनका आंसर ना मिले, तो वो हो गई इंट्रांजिटिव।
मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ इसे बताया है, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ बताया, क्योंकि पूरी डिक्शनरी भरी पड़ी है इन वोकैब के साथ, इन वर्ड्स के साथ। तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे गो, एक उदाहरण लिखा, इसका अर्थ है दोस्त जाना। जानते हैं ना आप लोग इसका अर्थ क्या है? जाना है। बोलो क्लियर है ना? आप लोगों के दिमाग में सेट है ना, गो यानी जाना होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि गो यानी जाना होता है? जरा मुझे एक बार क्लियर जरूर करना कि गो यानी जाना होता है, सब जानते हैं, ठीक है, इसका अर्थ कर लोगे। अब पूछते जाओ आप, किसे जाना, किसको जाना, किसके लिए जाना, किसके बारे में जाना, तो किसके बारे में। तो आपको पता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोग दिमाग में सेट नहीं करोगे, तो यानी कि ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं लिविंग वाला। फिर क्या जाना है? नहीं आएगा। अब पूछो कैसे जाना है? बिल्कुल आएगा साहब, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है। यानी इसमें हाउ का सवाल पूछा जा सकता है, कितनी बार जाना है, कितना समय जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है और क्यों जाना है। इन सारे सवालों के जवाब क्यों से मिल सकते हैं आपको। तो ये वाली वर्ब आपको ये दो जवाब नहीं दे रही है, किसे और क्या। ना तो इससे अपन whom पूछ सकते हैं और ना अपन इससे what पूछ सकते हैं। तो जब ये दोनों तरह के कर्म यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जवाब ही नहीं दे सकती और इनसे हम या इस क्रिया से इस क्वेश्चन को ही नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर से क्रिया कैसी है आप लोगों की दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो और देखो उदाहरण। मैंने एक वर्ब और लिखा, मैंने लिखा लिव, रहना। क्या लिखा? लिव यानी रहना। सब जानते हैं लिव यानी रहना, ठीक है ना। अब बताओ, अब मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दो दोस्त कि ये जो लिव क्रिया है, किसे रहना, किसको रहना, हुम रहते हैं, मतलब किस, नहीं आ रहा ना, कर्म नहीं आ रहा ना भाई, किसे किसे रहते हैं, किसको रहते हैं, किसके लिए रहते हैं, किसके बाहर रहते हैं, नहीं आता, किसके बारे में रहते हैं, नहीं आता, क्या रहते हैं, नहीं आता, लेकिन कैसे रहते हैं साहब, बड़ी समस्या में रहते हैं। कितनी बार रहते हैं भाई? 5-6 बार रहते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है ना। और कितने समय तक रहते हैं, कितने समय रहते हैं, मतलब भाई सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। कब रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, सब आता है, लेकिन आपके दोनों क्वेश्चंस के जवाब नहीं आते। तो ये क्रिया कैसी हो गई? जो हुम और वॉट, इन दोनों का जवाब ना दे सके, वो कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? इंट्रांजिटिव पहले समझना है, फिर मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा। देखो मेरा जो पैटर्न है ना, वो समझाने का ये है दोस्त कि मैं पहले आपको टॉपिक को क्लियर करता हूं, समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में वो टॉपिक घर कर जाए, सेट हो जाए। और उसके बाद अपन का जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि फिर अपन रूल्स वाइज कंप्लीट अपन उस पोर्शन को तरीके से तैयार करें। अब आप इस पोर्शन को तैयार करने में अगर थोड़ा सा झिझकते हो, खिचकते हो, सोचते हो कि यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको देखो ऐसे लिखे हुए नोट्स तो कई जगह पर मिल जाएंगे जहां पर क्लियर नहीं होगा कई चीजें। तो आप लोगों को क्लियर करवाना भी मेरा एक उद्देश्य है। तो देखो आप ध्यान से सुनना। अगली चीज मैं ले रहा हूं, देखो साहब, गिव। अब गिव का अर्थ तो सब जानते हैं साहब, क्या होता है? गिव का अर्थ होता है देना। अच्छा चलो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि गिव यानी देना होता है, राइट ना? गिव यानी देना होता है। अब मुझे आप बताओ कि मैं कौन कौन से सवाल पूछ सकता हूं? किसे दी, सही है। किसे देते हो, क्या देते हो, दोनों आ सकते हैं। किसे देते हो, साहब मैं अपने दोस्त को देता हूं। कि क्या देते हो, साहब मैंने कॉपी दी, नोटबुक दी। तो दोनों सवाल आ सकते हैं, यानी ये क्रिया कैसी हुई दोस्तों? ट्रांजिटिव हुई। कैसी हुई? ट्रांजिटिव हुई। ट्रांजिटिव हुई कि नहीं हुई? बोलो, कोई दिक्कत है क्या दोस्त? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, समझ में आ रहा होगा आपको। कोई दिक्कत है कि ट्रांजिटिव हो गई नहीं वर्ब? अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रांजिटिव तो हो गई, क्लियर है, लेकिन आपको मैं 2-3 वर्ब और पूछूंगा। चलो ये देखिए, 2-3 वर्ब और पूछूंगा, उसके बाद अपन चलेंगे इसके डेफिनेशन और उसके पोर्शन पर। मैंने एक वर्ब लिखी साहब, मैंने वर्ब लिखी आप लोगों को इन्फॉर्म करना, INFORM, इन्फॉर्म। चलिए सोचिए और मुझे बताइए इन्फॉर्म क्या है। एक पढ़ेंगे अपन वीप, रोना। एक पढ़ेंगे अपन टेक, लेना। एक पढ़ेंगे अपन साहब, है ना, एक लाफ, LAUGH, लाफ। एक पढ़ेंगे अपन रन, RUN, रन। एक पढ़ेंगे हम दोस्त, लास्ट एक क्रिया ले लेते हैं, 2-3 और ले लेते हैं, भले आप चाहो तो देख लो, एक आध दो और। इन्फॉर्म ले ली, लाफ ले ली, टेक ले ली, रन ले ली। एक ले लो आप साहब वॉक, चलना, WALK, वॉक। और एक ले लो साहब आप वॉच, देखना, WATCH, बहुत है। इन चीजों से क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, अब सेंटेंस में देखते ही तो पहचान जाओगे कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, राइट। तो देखो, और अपन के SVOCA में काम आएगा ये बहुत, यानी सब्जेक्ट वर्ब अपन को लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। SPOC के SPOCA भी पढ़ना अपन को, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह अपन को पढ़ने हैं।
तो उन सारी चीजों में काम आएगा, अपन के बहुत काम आएगा। तो बेसिक नॉलेज तो हम लोगों को इनके बारे में अच्छे से होनी ही होनी चाहिए। तो आप लोग तो दिमाग में सेट रखो दोस्तों। करते हैं अपन स्टार्ट। देखिएगा, वॉक यानी क्या होता है? चलना। इन्फॉर्म यानी क्या होता है? सूचना देना। वीप यानी क्या होता है दोस्त? रोना। ठीक है ना। टेक यानी क्या होता है? लेना। ठीक है ना, टेक यानी लेना। अच्छा, लाफ यानी क्या होता है? हंसना। हंसना हो गया ना। अच्छा, रन यानी क्या होता है? दौड़ना। ठीक है ना, क्या होता है रन यानी? दौड़ना। और वॉच यानी क्या होता है दोस्त? देखना। बोलो क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब आप पूछो क्या चला, कैसे चला, किसको चला। नहीं आता ना, यानी कि इसमें ना तो अपन हुम का सवाल पूछ सकते और ना अपन को यहां से व्हाट का जवाब मिल सकता। यानी कि दोनों के जवाब ये क्रिया से नहीं मिलेंगे। तो ये कैसी क्रिया हो गई दोस्तों आपकी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई दोस्तों? ये हो गई दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से, अच्छे से आया? चलो नहीं आया कोई बात नहीं, देखते हैं। और तो सवालों का जवाब दे देगी, कब कब चलना है, कैसे चलना है, कहाँ चलना है, क्यों चलना है, ये तो हो जाएगा। लेकिन इन्फॉर्म, सूचना की। अब बताओ सूचना किसे की? सही है, सवाल बन सकता है, सर सूचना किसे की? मेरे दोस्त को की सूचना। और सूचना क्या की? तो व्हाट, क्या सूचना दी। ठीक है ना, ये हो गया। तो अपन के दोनों सवाल आ जाते हैं। इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है दोस्त? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बढ़िया से दिमाग में। वीप यानी क्या होता है दोस्तों? रोना। अब पूछो किससे रोया, क्या, किसके लिए, मतलब ये अलग चीज है, किसके लिए रोया वो अलग चीज है। लेकिन आप किससे रोया पूछो, हुम, नहीं आएगा आंसर। किसको रोया, नहीं आया। वो अलग बात है कि कोई जब एक्सपायर हो जाता है तब दुनिया रोने जाती है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर हुम का कोई क्वेश्चन नहीं आता, वॉट का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये दोनों जो क्वेश्चन नहीं आते, ये आपकी जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब हो जाती है दोस्त? इसी चीज से इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। बोलो कुछ नॉलेज मिली आप लोगों को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में? क्लियर है? टेक या लेना, पूछो किसे लेना है? किसे लेना है? नहीं पता लगा। किससे लेना है? भाई किससे लेना है? तो भाई मेरे से लेना है, तो आ गया ना टेक फ्रॉम मी। तो यानी ऑब्जेक्ट ले लेती है। क्या लेना है वो तो बन ही गया सीधा। तो यानी कि होम भी आ जाता है इसमें और अपन का वॉट भी आ जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन इसमें बैठ जाते हैं। तो यानी कि ये वर्ब भी आपकी कौन सी है दोस्त? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछूं चलो वो हंसना बताओ, तो पूछो किसे हंसा, क्या हंसा। तो किसे हंसा का तो कोई सवाल ही नहीं आता, क्या हंसा का भी कोई सवाल नहीं आता। लेकिन ये पूछ सकते हैं क्यों हंसा, कैसे हंसा, कब हंसा, कहाँ हंसा, ये सारे सवाल आ सकते हैं। तो यानी कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत समझ जाओगे, बहुत तरीके से समझोगे। थोड़ा देर पहले कुछ लग रहा था आपको कि कुछ भी नहीं जानते, अब थोड़ा थोड़ा आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। रन यानी क्या होता है? दौड़ना। पूछो किसे दौड़ा, क्या दौड़ा, कोई सवाल ही नहीं बनता किसे दौड़ा क्या दौड़ा। अजीब से सवाल लगते जो मैं पूछता हूँ, वो वॉट। लेकिन आप पूछो क्यों दौड़ा, सही है। कहाँ दौड़ा, कैसे दौड़ा, सब सही है। तो यानी कि ये दोनों क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो यानी कि ये वर्ब भी कैसी हो गई आपकी? इंट्रांजिटिव। वॉच यानी क्या होता है? वॉच यानी क्या होता है दोस्तों? देखना। वॉच यानी क्या होता है? देखना। पूछो किसे देखा और क्या देखा, दोनों सही है। यानी कि दोनों सवाल आ सकते हैं, हुम भी आ सकता है और वॉट भी आ सकता है। बोलो दोनों सही है ना? दोनों सही है तो क्या होगा? यहां पर आपका आंसर होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स। बोलो, अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही हो तो आप मुझे जरूर बताना। मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको किसी तरह की समस्या आएगी। अब दोस्तों आपका ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इसी वर्ब सीरीज में है। लेकिन पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को मैं बाय डेफिनेशन क्लियर कराता हूं। तो ये विद डेफिनेशन क्लियर कराता हूं। तो हेडिंग डालेंगे आप ट्रांजिटिव वर्ब्स। हेडिंग डालेंगे आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैं लिखा देता हूं आपको। तो लिखेंगे द वर्ब्स विच इज, है ना, विच फॉलोज, विच फॉलोज, है ना, या विच फॉलो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। और या विच कैन टेक ऑब्जेक्ट्स। भाई जो ऑब्जेक्ट्स के पहले आ जाती है, ऑब्जेक्ट्स के साथ आ जाती है, तो वो क्या होती है?
आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। तो ये क्या है, दो तरह के ऑब्जेक्ट लेती है। तो आपका अगला पॉइंट होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स are used either with either, या ऐसे दोनों लिख सकते हो। तो इधर और की यूज की जरूरत नहीं है। विथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसी का एक लाइन और लिख लो। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ऑल्सो take both both living and नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अब कैसे कैसे आते हैं इस चीज की जानकारी मैं आपको बेसिकली वहां दूंगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन फिर भी अपन लोग अगर बात करें कि सर थोड़ी बहुत तो देते हुए चलो यहाँ पर, जिससे हमें पता रहे कि भाई कैसे बात करनी है। तो आपके दिमाग में एक चीज तो पहले सेट करो आप, कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट को। और वो कौन सा नाम है, वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट को हम किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों, अपन इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, सजीव कर्म। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको आप किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके साथ दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स कैसी भी स्थिति में आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे देखना, मैंने कहा कि जैसे रोहित शोड SHOWED शोड मी हिज होमवर्क। रोहित ने मुझे अपना होमवर्क दिखाया, होमवर्क। अब मैंने ये लिखा। अब इसमें मैंने दो तरह के कर्म लिखे हैं, ऑब्जेक्ट लिखे हैं। जो देखो, रोहित ने मुझे दिखाया, रोहित ने दिखाया, ये आपकी वर्ब है। अब ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, पता कैसे लगेगा, पूछो किसे दिखाया, मुझे दिखाया। यानी कि ये किसे का जवाब दे रही है, यानी हुम का जवाब दे रही है। और हुम का जब जवाब दे रही है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप इसे, या फिर इसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। और क्या दिखाया, रोहित ने आपको होमवर्क दिखाया, तो यानी कि ये व्हाट का आंसर है, जिसे आप लिविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं NLO, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, प्लस इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको दोनों नाम हम दे सकते हैं। वो लोग क्लियर है या नहीं है। यानी कि एक वर्ब के साथ दोनों तरह के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ आ सकते हैं। अब इनका क्रम क्या होगा, कि क्रम अपन पहले नॉन लिविंग ले सकते हैं, बाद में लिविंग ले सकते हैं, मतलब पहले डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं, स्लाइड चेंजेस होते हैं। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा लिखूं और ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस बदल दूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा इसी को ही, कि शोड शोड हिज होमवर्क टू मी, हिज होमवर्क टू मी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्लेस चेंज किए, कि रोहित ने क्या दिखाया, अपना होमवर्क दिखाया, किसे दिखाया, मुझे दिखाया। तो यानी कि मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले गया। लेकिन इसमें कोई चीज थी टू, जिसने इन दोनों को प्लेस एक साथ किया, एक साथ जोड़ने का काम किया अपन का। तो आप ये देख सकते हो, सेंटेंस को पढ़ करके समझ सकते हो दोस्तों कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी। सॉरी, देखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमने जो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी वो ये है। अब आपको कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब अपन अच्छे से देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसके बाद हम वर्ब को आगे ले जाएंगे। तो देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम हेडिंग डालेंगे। हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, हेडिंग डालेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये अपन ने हेडिंग डाल दी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, अकर्मक क्रियाएं। तो इसका मतलब अपन इंग्लिश में लिखेंगे कि द वर्ब्स, जो क्रियाएं हैं, द वर्ब्स विच डू नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करती हैं,
विच डू नॉट फॉलो एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। अब एनी ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, चाहे लिविंग की बात कर लें चाहे नॉन लिविंग की बात कर लें, यानी कि अपन दोनों ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को ये क्रिया फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। अब देखो ये दिमाग में सेट रखना आप लोग क्या, कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती है। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि रमन, रमन इज, ठीक है ना, रमन इज, कोई ऐसी वर्ब यूज करो जिसमें अपन मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब हो और उसमें अपन को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। तो मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताता हूं जिसमें अपन को वो क्या होती है कि अपन को वहां पर जरूरत नहीं पड़ती, किसकी, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको वो क्रिया बता देता हूं। तो देखो एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब है ऐसी, जैसे कि नॉर्मल अपन जैसे स्वीप करते, झाड़ू लगाते हैं अपन, ऐसी पोछा लगाते हैं अपन, ऐसी कोई ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें अपन को किसी स्थान की जरूरत पड़ सकती है, किसी समय की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हम लोगों को वहां पर नहीं पड़ती है। किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो अब मैं आपको एक वो वर्ब लिख रहा हूं, सुना, ये है ब्लीड, BL इज ब्लीडिंग, हो गया। मैंने कहा रमन इज ब्लीडिंग, तो रमन का रक्त बह रहा है। अब पूछो रमन का रक्त क्या बह रहा है, रमन का रक्त किसे बह रहा है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रक्त बहना जो है मतलब ब्लड का जो फ्लो होना है दोस्त, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता है। क्लियर है, नहीं तो इसमें आपको हुम का क्वेश्चन आएगा ना, आप व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, है ना। मैंने कहा प्रदीप इज स्लीपिंग, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि प्रदीप सो रहा है, तो प्रदीप किसे सो रहा है, प्रदीप क्या सो रहा है, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है दोस्त, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। यानी एक इंट्रांजिटिव वर्ब किसको फॉलो नहीं करती, ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती, कोई सा भी हो। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कौन कौन सी चीजें आ सकती है, लिखो एक लाइन और अपन को इसके अंदर लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन ये है कि intransitive verbs, intransitive verbs, ठीक है ना, can follow the adverbs, like adverbs or adverbials like कौन कौन से हैं, जैसे कि मैनर, कार्य का तरीका जो दर्शाते हैं वो एडवर्ब्स, प्लेस, सॉरी, प्लेस, इसके अलावा टाइम, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा रीजन। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये अपन के इन वर्ब्स के बाद आ सकती है, लेकिन आप अपन के क्या नहीं दिखा सकते, आप यहाँ पर अपन लोग इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते। तो सर ऐसे एग्जांपल्स दे दो जिनमें ये कुछ आ रहा हो। देखो मैंने कहा, एक एग्जांपल देखना आप अच्छे से, मैंने कहा कि एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सावित्री, सावित्री वॉज रनिंग, सावित्री वॉज रनिंग स्लोली, ठीक है ना, रनिंग स्लोली इन द in the playground yesterday because of the severe pain, because of a severe pain, severe यानी गंभीर, पेन in her left foot। अब इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इस एग्जाम्पल में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि क्रिया रनिंग। मैंने कहा कि सावित्री दौड़ रही है। अब जब सावित्री दौड़ रही है तो दौड़ने दो उसको, कोई मना क्यों कर रहे हो, नहीं दौड़ने, हमने दौड़ने दिया। अब बताओ सावित्री किसे दौड़ रही है, नहीं पता, सावित्री क्या दौड़ रही है नहीं पता, सावित्री कैसे दौड़ रही है। तो हाउ का जवाब आ रहा है, कहाँ दौड़ रही है, प्लेग्राउंड में दौड़ रही है। मैंने कहा कब दौड़ रही है, यस्टरडे की जगह आप कुछ और यूज कर लो, एक, क्योंकि इसमें क्या मैंने कंटिन्यूस टेंस यूज कर दिया, तो यस्टरडे की जगह आप यूज करो
देन, देन यूज करो, तो देन क्या होगा, टाइम हो गया, ये टाइम हो गया दोस्तों आपका। ये आपका देखो, बिकॉज ऑफ ए सीवियर पेन इन हर लेफ्ट फुट, ये उसका रीजन हो गया। तो कुल मिला के मैंने सारी चीजें यूज कर दी हैं यहाँ पर, कि बहुत सारी चीजें हैं अपन, और पर्पज, रीजन, इन सारी चीजों को जोड़ करके अपन क्या बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग चलता चला जाएगा। तो दोस्तों अपन ने जो ये चीजें लिखी, कि एक में अपन ने मैनर बताया, फिर वेयर बताया, देन बताया, तो देन देखो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया था, इसलिए मैंने यस्टरडे हटाया, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है। मैंने यहाँ पर टेंस तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस यूज करके दिया था और यहाँ पर यस्टरडे लगा दिया था, इसलिए वो गलत था। चलिए, तो इस तरीके से अपन की ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर होती है। अब मैं आता हूं सिंपल लेक्सिकल वर्ब पर। किस पर आता हूं दोस्त, सिंपल और लेक्सिकल वर्ब पर। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि सब सिंपल वर्ब क्या होती है और बी फॉर्म वर्ब क्या होती है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल वर्ब्स पर। सिंपल वर्ब्स सिंपल वर्ब्स क्या होती है दोस्त, कि सिंपल वर्ब्स में क्या होता है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो भी अपन हेल्पिंग वर्ब्स जो पढ़ते हैं, या जो भी मतलब आपकी मेन वर्ब होती है, वो जिस फॉर्म में पाई जाती है वो आपकी सिंपल वर्ब्स होती है। मतलब जिस रूप में पाई जाती है, वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म में जो मिलती हैं, वो सारी की सारी वर्ब्स क्या होती हैं, सिंपल वर्ब्स कहलाती हैं। तो देखेंगे ये एक सिंपल सी लाइन है, कि जो वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म में मिलती हैं, ट्रांजिटिव एवं ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव वाली जितनी भी वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स सिंपल सिंपल वर्ब्स कहलाती हैं दोस्तों। कैसी वर्ब्स कहलाती है, सिंपल वर्ब्स कहलाती है। आप लोगों के माइंड में एक चीज चल रही होगी, लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, बिल्कुल मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो कोई भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होंगी वो सिंपल वर्ब्स होंगी, यानी कि जो हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े वो सिंपल वर्ब का पार्ट है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि जैसे समवन, कि कोई व्यक्ति, समवन वॉज स्माइलिंग एट मी, समवन वॉज स्माइलिंग, कि कोई मुस्कुरा रहा था, एट मी, मेरी ओर। तो देखो किधर और किधर मुस्कुरा रहा था, मेरी ओर। तो स्माइलिंग जो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम किस नाम से भी जान सकते हैं, आपकी सिंपल वर्ब के नाम से भी अपन जान सकते हैं। राइट या रॉन्ग है, वो लोग क्लियर है ना, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को सिंपल वर्ब के नाम भी दे सकते हैं। तो दूसरा एक एग्जांपल लिया अपन ने, देखना अच्छे से। मैंने कहा कि आलोक आलोक वॉज ड्राइविंग, आलोक वॉज ड्राइविंग हिज कार हिज कार फास्ट, कि आलोक अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें एलवाई नहीं लगता दोस्त, ये एडवर्ब के रूप में यूज कर लो, चाहे तुम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लो। तो ड्राइविंग वर्ब है, ड्राइविंग क्या, गाड़ी क्या चला रहा था, वो अपनी गाड़ी चला रहा था, ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किसके अंदर आती है दोस्तों, वो आती है आपकी सिंपल वर्ब्स के अंदर। तो सिंपल वर्ब्स का एक सिंपल सा पॉइंट हुआ कि सिंपल वर्ब्स क्या होती हैं, आपसे कोई पूछे तो आपको सीधा जवाब देना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों जिसके अंदर आती है तो वो आपकी होती है सिंपल वर्ब्स। अब अपन बात करते हैं दोस्तों सिंपल वर्ब्स के बाद, अगली है अपन की लेक्सिकल वर्ब। क्या है दोस्त, लेक्सिकल वर्ब। ये अपन ने हेडिंग डाली है लेक्सिकल वर्ब्स। क्या होती है लेक्सिकल वर्ब्स, अपन की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती है। तो लेक्सिकल वर्ब वो वर्ब होती है दोस्त जो कि सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट रूप को लेती है, मतलब सब्जेक्ट की विशेषता को लेती है, सब्जेक्ट की पहचान को लेती है। तो याद रखना कि ये वाली जो अगर डेफिनेशन पूछे इसकी, भाई इसकी वर्ब क्या है, कि द वर्ब्स, कि वो क्रियाएं विच जो कि फॉलो करती हैं, द वर्ब्स विच फॉलो, जो फॉलो करती है किसको, फॉलो एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को फॉलो करती है, और द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करती है। सब्जेक्ट मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जिन क्रियाओं को मैं बता रहा हूं, आप कभी भी उनसे पूछा जाए आपसे कि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप मना कर देना सर की ऑब्जेक्ट नहीं है ये। याद रखना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्द। अब जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर से समझ जाओगे आप अच्छे से इसको। देखो ये मैंने लिखी साहब, ये लेक्सिकल, ये क्या लिख दी मैंने, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। और लेक्सिकल वर्ब से पहले लिख दिया मैंने कौन दोस्तों, मैं कौन लिखूंगा सबसे पहले, सब्जेक्ट, राइट ना।
इधर तो मैंने लिख दिया लेक्सिकल वर्ब, इधर लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, और इधर मैंने लिखा आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये लिख दिया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट? तो इन सारी चीजों को हम जब एसपीओसीए पढ़ेंगे तो हम वहां पर इनको क्लियर जरूर करेंगे दोस्तों। लेकिन अपन क्या है, यहाँ पर फिलहाल वर्ब का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को अपन अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंदी अपनी ये क्लास हो जाएगी। तो देखो, लेक्सिकल वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद तुरंत कौन आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर कौन कौन सी है जरा बताना। देखो ये रही, एक तो है सीम, एक है साउंड, एक है रिजेंबल, RESEMBLE रिजेंबल, एक है लुक, एक है आपकी अपीयर। मेनली एग्जाम में यही पांचों वर्ब्स के बारे में जिक्र होता है। तो आप याद रखना, सीम का अर्थ जानते हैं आप कि सीम का अर्थ क्या होता है दोस्त? सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना। क्या होता है? प्रतीत होना। साउंड यानी ध्वनि भी होती है, साउंड यानी गहरा भी होता है, और साउंड का अर्थ वर्ब के रूप में प्रतीत होना भी होता है। और अगर मैं रिजेंबल की बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रतिदर्पित होना। क्या होता है दोस्तों? प्रतिदर्पित होना। और लुक यानी देखना भी होता है, तो दिखना भी होता है, भाई सामने वाला कैसा दिखता है वो भी होता है। और अपीयर का मतलब भी होता है दोस्त प्रतीत होना, दिखाई देना, प्रतीत होना, और प्रकट करना भी होता है। तो ये क्रियाएं आप देख लो। इन क्रियाओं के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट की ही विशेषता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि सुम्रता, सुम्रता अपीयर्स, सुम्रता अपीयर्स अ विच, कि सुम्रता जो है एक चुड़ैल लगती है। बस बुरा मत मानना, किसी का नाम हो ये तो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, ठीक है ना। अब बताना कि इसमें यहां पर अगर अपन सेंटेंस की बात करें दोस्तों, तो अपीयर जो वर्ड है ये तो आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी? तुरंत आप बता देंगे, अंडरलाइन होगी तो ये, कि ये सर लेक्सिकल वर्ब है, राइट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का क्या दिखा रही है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखा रही है। यहाँ पर ये जो अबिच है ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। क्या है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इससे समझ जाओगे आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे, कहां, कब आता है, ये सारी जानकारियां आप लोगों को दोस्त हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो कि सुम्रता अपीयर्स बीच में अपन ने देखा कि अपीयर्स के बाद जो वर्ब आ रही, जो जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि द पोल, मैंने जो खम्मा था, या ऐसे ले लो एक और, कि द पीस ऑफ रोप, द रोप, रस्सी जो है, सीम्ड प्रतीत हुई, सीम्ड अ स्नेक, कि रस्सी जो थी वो कैसी प्रतीत हुई? सांप प्रतीत हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों ये सीम्ड क्या है, तो आप तुरंत आंसर बताओगे ना तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये दोस्तों लेक्सिकल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब है। या आपने लेक्सिकल वर्ब आंसर दे दिया, ऑप्शन ना हो लेक्सिकल वर्ब, तो बताओ ये कौन सी वर्ब होगी? हाँ, ये कौन सी वर्ब में चली जाएगी? ये आपका लेक्सिकल वर्ब नहीं होगी, तो ये कौन सी कॉम्प्लीमेंट वर्ब में चली जाएगी, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट वर्ब में चली जाएगी। वैसे कॉम्प्लीमेंट वर्ब नाम का कोई फ्रेज अगर दे रखा हो तो, नहीं दे रखा हो तो आपको फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब में लेनी है अकर्मक, क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं आता। आप कहीं इसको कर्म मान जाओ, ठीक है ना। तो अस्नेक क्या है? ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब रस्सी कैसी लग रही थी? रस्सी सांप जैसी लग रही थी। तो रस्सी ने सांप पर कोई काम नहीं किया, बल्कि रस्सी का हमने बताया कि रस्सी का लुक कैसा था, रस्सी दिखती थी कैसी? अपने सांप जैसी लगती थी। तो ये जो क्रियाएं हैं पांचों की पांचों, सीम साउंड रिजेंबल लुक अपीयर, सीम साउंड रिजेंबल अपीयर लुक, ये जो क्रियाएं हैं आप लोगों को क्या 3-4 बार पढ़ लेनी है, ये याद हो जाएंगी, 5 ही क्रियाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी लेक्सिकल वर्ब का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन लेक्सिकल वर्ब के बाद तुरंत ही नए पोर्शन की तरह, वो है हमारा बी फॉर्म मेन वर्ब। तो स्टार्ट करते दोस्तों बी फॉर्म वर्ब। हेडिंग डालेंगे आप लोग कि बी फॉर्म वर्ब क्या होती है। तो मैं लिख देता हूं कि बी फॉर्म वर्ब क्या होती है, देख लो। एक मिनट, हाँ, अब देखिएगा, तगड़ा ही काम हो रहा है भाई। वन मिनट, हाँ, ये लीजिए, अपन बात करते हैं बी फॉर्म वर्ब की। किसकी बात करते हैं? बी फॉर्म वर्ब्स की बात करते हैं दोस्तों। तो बी फॉर्म वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे कैसे आती हैं, चलो हम इनकी बात करते हैं बी फॉर्म वर्ब्स की।
तो बी फॉर्म वर्ब्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और बी फॉर्म वर्ब्स होती क्या हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इनके रूपों की बात करें कि बी फॉर्म वर्ब कौन कौन सी होती है, तो चलिए बी फॉर्म वर्ब की हम बात करते हैं। तो ये इज होती है, ये एम होती है, आर होती है, वॉज होती है, और दोस्तों अपन की अगली जो क्रिया है बर होती है। क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, बर। ओके, राइट है। और अगली अगर हम बात करें कि बी, बीन और बीइंग, बी, बीन और बीइंग, हम इनको, यानी कि जो बी फॉर्म वर्ब है हम इनको ये कब बोलेंगे, क्या मतलब इनको अपन बी फॉर्म वर्ब कब बोलेंगे और एक्सुलरी वर्ब कब बोलेंगे? ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। चलो मैं बता देता हूं कि इनको बी फॉर्म वर्ब कब बोलेंगे। जब, अच्छे से समझना आप कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर मानो बी फॉर्म वर्ब को हम बी फॉर्म वर्ब कब बोलेंगे, कि बी फॉर्म वर्ब को हम बी फॉर्म वर्ब तब बोलेंगे, जेएमआर वॉज वर्ब को तब हम बी फॉर्म वर्ब बोलेंगे जब इन बी फॉर्म वर्ब्स के बाद, यानी कि जैसे ही मैं बी फॉर्म यूज करता हूं या जैसे ही मैं बी फॉर्म लिखता हूं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या जा रहा है दोस्तों? जैसे ही मैं बी फॉर्म लिख रहा हूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या जा रहा है, फटाफट बताना। आप लोगों के दिमाग में जाएंगे इज एम आर वॉजबर और बी बीन बींग, इज एम आर वॉजबर और बी बीन बींग आप लोगों के दिमाग में जाने वाले दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि चलो इसके बाद अगर आप वर्ब की बात करें कि इसके बाद क्या आएगा, तो अगर यहाँ इस वर्ब के बाद अगर हम बात करें तो क्या आएगा, चलो देखना। अगर मेन वर्ब आती है तो ये समझ लो कि मेन वर्ब आ गई, तो ये बी फॉर्म वर्ब नहीं है, ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएगी दोस्तों? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बोलो यस और नो। अरे यस और नो बोलो। अगर सब्जेक्ट के बाद आपकी बी फॉर्म वर्ब आ रही है और उसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो उनका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर मानो ये मैंने बी फॉर्म वर्ब लिख दी। क्या लिख दी मैंने? बी फॉर्म। अब बी फॉर्म लिखने के बाद यहां पर आपका जो है यहां पर जो आ रहा है ना, यहां पर दो चीज आ रही है, या तो आ रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या आ रही है दोस्तों? सब्जेक्ट की पहचान, और या आ रहा है एडवर्बियल। क्या आ रहा है? एडवर्बियल। मतलब एडवर्बियल क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एडवर्बियल होता है टाइम, लोकेशन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, ये आपकी ईटीसी वगैरह, ये चीजें आपकी होती है इसके अंदर, टाइम लोकेशन वगैरह होते हैं। अगर आपकी वर्ब नहीं आ रही, सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म जो वर्ब आ रही है उसके बाद अगर कोई एक और वर्ब नहीं आ रही, तो समझ लो वो या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये एडवर्बियल है, तो वो बी फॉर्म वर्ब कहलाएगी। ठीक है, बी फॉर्म वर्ब कब नहीं कहलाएगी, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, तो देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या एक इसका ले लेता हूं एक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा स्नेहा इज रीडिंग ए बुक। अगर मैंने लिखा स्नेहा एक किताब पढ़ रही है, तो अब जरा मुझे बताना कि यहां पर मैंने इज एम आर के बाद कोई मेन वर्ब और यूज कर रखी है? बिल्कुल साहब कर रखी है। अगर मैंने मेन वर्ब और यूज कर रखी है तो ये वाली जो वर्ब है आपकी कौन सी वर्ब है? ये है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब है दोस्त? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूं जिसमें मैं मेन वर्ब यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ नाइस बुक, मैंने लिख दिया इट इज अ नाइस बुक, ये एक अच्छी किताब है। अब मैं आपसे पूछता हूं चलो ये इज क्या है, तो आप देखेंगे कि इज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रही और ये इट की पहचान आ रही है। इट क्या है? एक अच्छी किताब है, पहचान है ये। तो पहचान को अपन क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये जो इज है इसका नाम हम क्या देंगे? बी फॉर्म वर्ब। भाई ये चीज फंक्शनल चीजें हैं, हम लोगों को ये आनी चाहिए, हम टीचर बनने वाले हैं, और एक टीचर को ये सारी चीजें आनी चाहिए कि भाई इसको बी फॉर्म वर्ब कब बोलेंगे, इसको ऑक्सिलरी वर्ब कब बोलेंगे। ठीक है दोस्त, अब अपन चलते हैं आगे। सर एडवर्बियल और दिखा दो एक बार, एडवर्बियल क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि एक पहचान और ले लो कि देयर वॉज ए मैन देयर वॉज ए मैन बिहाइंड द वॉल। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि बताओ उस दीवार के पीछे एक आदमी था, मैं आपकी बी फॉर्म वर्ब कहाँ है? तो आप तुरंत बताओगे सर ये बी फॉर्म वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। तो ये आपकी बी फॉर्म वर्ब हो गई दोस्तों। क्लियर है ना आप लोगों के फंडामेंटल? ओके, इस चीज के बारे में फंडामेंटल जो आइडियाज हैं या फंडामेंटल जो नॉलेज है वो क्लियर होती है। अब अगर अपन बात करते दोस्तों किसकी, अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, अगर अपन बात करते हैं फंडामेंटल नॉलेज कंप्लीट करने के बाद, ये छोटी मोटी चीजों को जानने के बाद हम एक और बात करेंगे एग्जांपल की जिसमें एडवर्बियल आते हैं। जैसे कहीं स्पेस हो तो मैं ऐसा करता हूं, दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है, देखिएगा। हाँ,
मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल और दे रहा हूं जिसमें एडवर्बियल होगा, जैसे कि मैंने कहा कि ही वॉज अलोन, ही वॉज अलोन इन द रूम, ही वॉज अलोन इन द रूम। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखो, मैं आपसे पूछूं कि बी फॉर्म वर्ब कहाँ है, आप तुरंत जवाब दोगे कि ये रही। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो ये बी फॉर्म है। अलोन उसका स्टेट बताया गया है, कैसी अवस्था में था, कैसी पोजीशन में था, ये भी एडवर्ब है, ठीक है ना। और ये इन द रूम, ये एक लोकेशन है, टाइम है, प्लेस, जो प्लेस है तो ये क्या है, ये भी एक आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एडवर्ब हो गए, ये आपके एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर आ सकते हैं, एडवर्बियल्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बी फॉर्म वर्ब को भी आसानी से पहचान सकते हो। इसी में एक और पोर्शन निकल के आता है, जैसे हम लोगों ने लेक्सिकल वर्ब के बारे में जाना, बी फॉर्म वर्ब के बारे में जाना, हमने सिंपल वर्ब्स के बारे में जाना, और एक इसमें से एक पोर्शन और निकल के आता है डमी वर्ब्स। क्या आता है? डमी वर्ब्स। तो हमारे इंग्लिश में जो डमी वर्ब्स होती हैं वो टोटल 3 होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये डमी वर्ब क्या होती है, तो इस डमी वर्ब के बारे में भी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरी जानकारी ले लेना ठीक रहेगा। डमी वर्ब होती है पुतला क्रिया, मतलब ऐसी क्रियाएं जो नॉर्मल अर्थ नहीं देती सेंटेंस में, ठीक है ना। तो अपन उन डमी वर्ब्स को क्या नाम देंगे, जैसे कि कौन कौन सी है, एक तो डू है, एक डज है और एक डिड है। ये क्या है, सेंटेंस में तो के सेंस में आती है, क्रिया पर दबाव डालने के लिए तो के सेंस में आती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मतलब इनके साथ नॉट नहीं आता ऐसी स्थिति में, कि वह स्कूल जाता तो है। अगर मैंने ये बोला वह स्कूल जाता तो है, तो इसकी मुझे अंग्रेजी कैसे बनानी है, तो देखो ही, भाई आप ही बना दोगे वह की, फिर जाने की अंग्रेजी लिख दोगे गोज, लेकिन तो की इंग्लिश क्या लिखोगे, तो अपन बोलेंगे ही डज गो टू स्कूल। अब यहां पर गो में से तो ये हट गया, डज में लग गया, तो यहां पर अपन को याद रखना है कि ये जो ऐसे आ जाता है और आपसे पूछे कि ये क्या है, और आपसे पूछे कि ये क्या है और आपको ऑप्शन दे दे कि हेल्पिंग वर्ब है, पहला ऑप्शन दे, दूसरा ऑप्शन दे आपको बी लेक्सिकल वर्ब है, तीसरा ऑप्शन आपको दे कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, सी ऑप्शन दे आपको, या मेन वर्ब है, ऐसा दे दे मेन वर्ब है, और आपसे पूछे डमी वर्ब है, तो आपको चौथा ऑप्शन अपना जो डी है वो आपको क्लिक करके आना है कि यानी ये वाली जो क्रिया है दोस्तों ये कौन सी वर्ब है, डमी वर्ब है। बोलो क्लियर हो गया? आपको डू डज डिड के बारे में जानकारी हुई जो डमी वर्ब के रूप में काम करती हैं। अब मैं इसी में आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, कॉजिटिव वर्ब्स, कि कॉजिटिव वर्ब क्या होती है, इस चीज को और देख लो आप कि कॉजिटिव वर्ब होती क्या है दरअसल, कॉजिटिव वर्ब कैसे काम आती है, एग्जाम में किस तरीके से इसके सवाल आते हैं। वैसे सवाल अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अपन थोड़ा कॉजिटिव वर्ब के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि अगर कोई आपसे बेसिक जानकारी ले लेता है कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि पॉजिटिव वर्ब होती है कारणात्मक क्रिया। जब कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद ना करके दूसरे से करवाता है तो वहां पर अपन वो पॉजिटिव वर्ब यूज करवाता है। तो देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मतलब सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, इसमें ये कब यूज होंगी, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला नहीं है तो सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, कॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे। तो कॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है जरा देख लेना कि कॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो होती है मेक, एक होती है लेट, एक होती है हैव और एक होती है गेट। ये आपकी कॉजिटिव वर्ब होती है। कौन कौन सी? मेक, लेट, हैव और गेट। मेक, लेट, हैव और गेट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल कहा कि एक एग्जांपल बोला मैंने कि सुनील सुनील से सुनील सुनील रोहित से या रोहित को हंसा रहा है। सुनील रोहित को हंसा रहा है। अब रोहित तो हंस रहा है, अब बताओ डूअर कौन है क्रिया का, कर कौन रहा है इस क्रिया को, हंसने की क्रिया कौन कर रहा है, हंसा रहा है। हंसने की क्रिया कौन कर रहा है, हंसने की क्रिया कर रहा है अपना रोहित, तो ये है डूअर। सब्जेक्ट डूअर नहीं है, सुनील डूअर नहीं है, तो अपन कैसे लिखेंगे कि सुनील इज मेकिंग, सुनील इज मेकिंग, सुनील इज मेकिंग किसको, रोहित। और अब रोहित की एक क्रिया और लिखनी पड़ेगी अपन को, लाफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये मेक क्या है, तो आप मेन वर्ब मत बताना, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है दोस्त, पॉजिटिव वर्ब है। मेक यानी बनाना भी होता है, लेकिन आप देख लेना अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ आ रहा है तो वहां पर आप वर्ब आ रही है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी LAUGH वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेकिंग को पॉजिटिव वर्ब का दर्जा दे रही है। अगर मैं आपसे एक और बात करूं कि सर लेट वाला एक एग्जांपल और दो, जैसे मैंने कहा सुमित को नाचने दो, सुमित को नाचने दो, मैंने एक एग्जांपल बोला सुमित को नाचने दो,
तो ये क्रिया है कि सुमित नाचेगा, मतलब सुमित एक डूअर है इस सेंटेंस का, तो कैसे कहेंगे, लेट हिम या लेट सुमित डांस, लेट सुमित डांस। तो ये जो लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, बताओ सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डूअर आ रहा है, जो डांस कर रहा है वो आ रहा है। तो ये जो लेट क्रिया है ये भी कैसी है आपकी, कॉजेटिव वर्ब है। आपको अगर कोई पूछे कि लेट क्रिया कैसी वर्ब है तो आपको सीधा आंसर देना है कि आपकी कॉजेटिव वर्ब है, राइट है ना, यस और नो। एक मैंने आपको हैव बताया, एक बताया गेट, इनको और देख लो आपकी हैव और गेट किस तरह से पॉजिटिव वर्ब का काम करती है दोस्तों। तो हैव और गेट के बारे में मैं जानकारी और दे देता हूं। जैसे मैंने कहा कि रोहित अपनी घड़ी, या अनिल, अनिल अपनी घड़ी, अनिल अपनी घड़ी सही करवा रहा है, अपनी घड़ी सही करवा रहा है, जानते हो दोस्त, सही करवा रहा है। अब बताओ कौन कर रहा है घड़ी को सही, पता नहीं, लेकिन रोहित करवा, अनिल अपनी घड़ी को सही करवा रहा है, तो कर कौन रहा है, डूअर का पता नहीं, चलो डूअर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता अनिल नहीं कर रहा है इस काम को, तो डूअर कोई और है, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, तो अपन कहेंगे कि अनिल, अनिल इज हैविंग, अनिल इज हैविंग लगा दो, चाहो आप अनिल इज गेटिंग लगा दो, अनिल इज गेटिंग हिज वॉच, और यहां पर लगा दिया अपन ने रिपेयर्ड, ये लगा दिया अपन ने रिपेयर्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैविंग और गेटिंग को जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सी वर्ब बोलूंगा दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बोलूंगा, कॉजेटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसमें डूअर नहीं होता है। तो आपको कॉजेटिव वर्ब के बारे में मालूम हुआ, आपको डमी वर्ब्स के बारे में मालूम हुआ, आज आपको लेक्सिकल वर्ब के बारे में मालूम हुआ, बी फॉर्म वर्ब के बारे में मालूम हुआ, सिंपल वर्ब के बारे में मालूम हुआ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी आप लोगों को मालूम हुआ। अब आज शुरू करते हैं रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स को थोड़ा हम चालू करेंगे आज, बाकी का कल हम इसको अच्छे से, मतलब वर्ब का पार्ट नंबर 3 हम स्लाइड्स के साथ आएंगे, उसमें हम रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब को अच्छे से समझेंगे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, किस तरीके से हम इनका डिवाइडेशन कर सकते हैं। और आप सिंगुलर प्लूरल तो जानते ही हैं कि पहले मैं अब छोटा सा ऐसा करता हूँ, सिंगुलर प्लूरल पहले आपको हल्का फुल्का उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। तो चलो सिंगुलर प्लूरल देख लो, फिर रेगुलर इरेगुलर देखेंगे। तो देखो हेडिंग डाल दो, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। क्या होती है सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, भाई ये आप जानते हैं कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। तो इंग्लिश में टोटल सिंगुलर वर्ब्स और टोटल प्लूरल वर्ब की बहुत ज्यादा मतलब लिमिट है, मतलब टोटल सिंगुलर वर्ब्स की लिमिट है, बाकी का प्लूरल वर्ब तो आप बहुत सारी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है वो तो होती है आपकी सिंगुलर वर्ब, याद है ना दोस्तों, बहुत सिंपल सा पोर्शन है ये। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है वो होती है आपकी प्लूरल वर्ब। कैसे, सुनो, जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, सिंगुलर वर्ब्स है आपकी इज, वॉज, हैज, डज, ये तो है ही। फिर इसके बाद है आपकी वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस। और अगर मैं आपकी प्लूरल वर्ब की बात करूं तो प्लूरल वर्ब भी फिक्स है, क्या, कि आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके साथ सब कुछ डिफरेंट टाइप का आता है, वो है आई। तो आई के साथ एम आएगा, इधर वॉज आएगा, इधर डू आएगा, इधर हैव आएगा, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई प्रेजेंट में तो सिंगुलर होता है, और प्रेजेंट में सॉरी वॉज आएगा यहाँ पर, प्रेजेंट में प्लूरल होता है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है और पास्ट में वो सिंगुलर होता है। आए हमेशा याद रखना, प्रेजेंट में प्लूरल होगा और पास्ट में सिंगुलर। तो देखो प्रेजेंट में प्लूरल वाली वर्ब आ रही है, देखो डू आ रहा है, हैव आ रहा है, वर्ब फर्स्ट आ रहा है, और पास्ट में देखो सिंगुलर वाली वर्ब आ रही है। एम आई के साथ अलग से आ रहा है, और करते तो आर करते हैं, नहीं तो एम इज नहीं होता, आई के साथ कभी इज यूज नहीं होता। ये हमेशा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है आई, है ना। मैं एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं, देखो आप इसको आराम से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इज लगाओगे आर, तो आप बताओ क्रिया क्या लगाओगे, इज आर टेकिंग अ लिटिल रेस्ट हेयर, टेकिंग अ लिटिल रेस्ट हेयर। मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब आप मुझे बताना कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों इज लगाओगे क्या आर, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमको क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि स्मोकिंग, ये अपन है ना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बस सिंगुलर प्लूरल ही सीखेंगे हम लोग। मैंने आपसे पूछा स्मोकिंग कॉज और कॉजेज, स्मोकिंग कॉज ऑब्लिक कॉजेज कैंसर।
अब आपको पता है कि दोस्तों इनमें एस ई एस वाली क्रिया ये है और बिना एस ई एस वाली ये है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। कई बच्चे इनमें गलत अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, ये अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, बस हल्की सी एक नॉलेज दे करके मैं यहाँ चलना चाह रहा था। तो स्मोकिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, कॉजेज आएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों के दिमाग में तैयार किया है। अब जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक बार रेगुलर रेगुलर वर्ब के बारे में हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, फिर बाकी का पढ़ेंगे अपन इसको कल, यानी कि हमारी एक दिन की क्लास अच्छे से रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स पे चली जाएगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सुने, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब का आईएनजी फॉर्म टू इन्फिनिटिव फॉर्म। तो आपको पता है कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रूप बदल लेती हैं, जैसे कि गो वेंट गॉन, कम केम कम, सीम जैसे अब सी सॉ सीन, डू डिड डन। और कुछ ऐसी होती हैं जो सेम चलती रहती है, कट 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 कट, है ना। कुछ ऐसी होती हैं जिनके सेकंड थर्ड चेंज हो जाते हैं। तो जो बार बार चेंज होती हैं वो होती हैं इरेगुलर वर्ब्स, कभी एक जैसी रहती हैं, कभी बदल जाती हैं, कभी कुछ। और जिनमें डी ई डी लगता है वो क्रियाएं होती हैं रेगुलर वर्ब्स। कैसी होती है वो, रेगुलर वर्ब जिनमें डी ई डी लगता है, जैसे सप्लाइड सप्लाइड सप्लाइड, है ना, सप्लाई सप्लाइड सप्लाइड, अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, ठीक है ना, इस तरीके से लर्न लर्न लर्नड। या वैसे इसको रेगुलर रेगुलर दोनों में डाला गया है, ईडी भी लग जाता है और अपन टीवी इसमें बदल देते हैं। तो ये इस तरीके से अपन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की क्लास को कल धड़ाके से लेंगे, दमदार तरीके से लेंगे, और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी